तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद इस वर्कशॉप में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं थोड़ा आप लोगों से इंट्रोडक्शन चाहूँगा कि आप लोगों की जर्नी कैसी रही और एस्ट्रोलॉजी में कैसे आए। तो आप अगर एक-एक करके थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे आप लोगों का। तो चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली है क्या? देखिए, इसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी आप जानते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी स्टार्टिंग में अगर हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो पराशरी एस्ट्रोलॉजी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको आधार देके ही सारी एस्ट्रोलॉजी आगे बढ़ी है। ठीक है। अब लेकिन क्या होता था कि जब एस्ट्रोलॉजी हम करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, उसमें हम राशि को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, मतलब राशि चार्ट को। फिर उसमें मल्टीपल डिविजनल चार्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर मेरे को कुछ देखना है तो D60 भी है, D9 भी है। ठीक है, अलग अलग चार्ट है, D10 भी है प्रोफेशन के लिए। तो वैसे ही एक्चुअली ये जितने डिविजनल चार्ट्स हैं उनको राशि चार्ट को उन्होंने डिवीजन किया है, मल्टीपल डिविजन्स किए। तो ऐसे D60 तक, D1 से लेकर D60 तक चार्ट्स है। तो उसमें कंफ्यूजन क्या होता है, एक तो पराशरी एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे योग होते हैं। ठीक है, वो भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा योग है। अब किसी का बुध आदित्य योग बोलते हैं कि मतलब क्या, सूर्य और बुध एक साथ है तो बुध आदित्य योग हो जाता है। तो कितने चार्ट्स में आपको बुध आदित्य योग मिलेंगे? ठीक है, क्या वो बुध आदित्य योग उतने इफेक्टिव हैं उनके चार्ट में? योग तो हो गया, क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है? तो ऐसे कई कंफ्यूजन्स हैं। अब जैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कोई प्लैनेट उच्च का है, कोई प्लैनेट नीच का है, तो उन चीजों का भी महत्व है, लेकिन केपी में हम उन सब चीजों का महत्व नहीं लेते। लेकिन केपी में वैदिक का भी इंपॉर्टेंस है, वो हम समझेंगे कहां तक है। सिर्फ उसी लेवल तक ही हम वैदिक को लेंगे। जो एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, कई चीजें वैदिक में जो हमें केपी में नहीं चाहिए, उनको हमें अलग ही रखना है, उनको हमें मिक्स नहीं करना। तो हम वैदिक, सबसे पहले हम अपना लिमिटेशन समझे कि हमारे वैदिक का लिमिटेशन क्या है। कोई भी चीज प्रिडिक्शन करने के लिए केपी में, मैं ये जानता हूं कि केपी में अगर आप यूज करोगे तो आपके अंदर इतनी एक्यूरेसी आ जाएगी कि आप ये चीज बोलेंगे ये घटना होगी या नहीं होगी, आप कंफर्म बोल देंगे। और लिख के दे सकते हैं आप कि मैं लिख के दे रहा हूं ये घटना मैंने बोल दी, होगी तो होगी। इतना कॉन्फिडेंस केपी आपको दे देता है। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे होना है उसी ये पूरे सेशन में। मैं केपी एस्ट्रोलॉजी को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कवर करूंगा, लेकिन काफी सारी चीजें हम इस पे डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट चीजें को भी समझेंगे कि केपी में कैसे कैसे आगे बढ़ना है, किससे आपको इजी मेथड समझ आएगा। मैं बहुत ही इजी टेक्निक से चीजें को प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने कब शुरू किया, कैसे हुआ, मैं बता देता हूँ थोड़ा अपने बारे में। मैं बाय प्रोफेशन आईटी कंसल्टेंट हूँ। ठीक है, और बचपन से ही मेरे को इंटरेस्ट था कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी सीखना है, एस्ट्रोलॉजी करना है। तो फिर हर चीज का एक टाइम होता है। ठीक है, और इसमें ट्रांजिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आप लोगों के सबके चार्ट आज लेके इतना तो जरूर हम चेक करेंगे, क्या हम एस्ट्रोलॉजर बनेंगे नहीं बनेंगे। ये सबसे बड़ा मतलब क्वेश्चन होता है कि कोई भी अगर कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो रहा है, तो वो ये चाहता है क्या एक एस्ट्रोलॉजर का लेबल मेरे ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा, क्या मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा या नहीं बनूंगा। ये तो मन में हर इंसान के होता है जो सीखता है या इंटरेस्ट रखता है। तो वो चीज हम देखेंगे कि केपी एस्ट्रोलॉजी कौन से घरों को बोलता है एस्ट्रोलॉजर बनेगा नहीं बनेगा। वो चीजें हम आज देखेंगे आप लोगों के सबके चार्ट से। ठीक है, इतना पोर्शन हम कवर करेंगे आप लोगों के सबके चार्ट में कि अगर आप उसको प्रोफेशन ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे वो चीजें। तो मैं अपने बारे में बोल रहा था, मैं एज अ प्रोफेशन आईटी कंसल्टेंट हूँ। और उसके बाद मेरे को इंटरेस्ट बचपन से ही था, लेकिन मैं धीरे धीरे करके जब बड़ा हुआ प्रोफेशन में आ गया, अचानक से मेरे को फील हुआ कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी सीखना है। तो मैं सर्च करने लगा कि कहाँ से सीखूं कहाँ से सीखूं। तो इनिशियली मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, उसके बाद मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी किया, फिर मैंने लाल किताब एस्ट्रोलॉजी करी। ठीक है, और ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाए। एक मिनट होल्ड कीजिए। तो हम यही बात कर रहे थे कि फिर मैं एस्ट्रोलॉजी में आ गया। तो इन तीनों एस्ट्रोलॉजी के मैंने महत्व को समझा। ठीक है, पहले मैं वैदिक की बात करता हूँ। वैदिक जो है, प्लैनेट, राशि, इन सब चीजों को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
हाउसेस को समझने के लिए बहुत, क्योंकि सिग्निफिकेशन है। और जो रेमेडीज आपको करनी है, वो रेमेडीज आप कैसे करेंगे? गिरीश जी, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ओके। तो मैंने पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी करी, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको प्लैनेट्स को, ठीक है, और राशि को समझने, हाउस को समझने के लिए काम आएगा, चाहे आप केपी एस्ट्रोलॉजी करें या कोई भी एस्ट्रोलॉजी करें। रेमेडीज के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी काम आएगा। केपी एस्ट्रोलॉजी रेमेडी को बोलता है, इसमें कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि फेट को चेंज नहीं कर सकते, केपी एस्ट्रोलॉजी ये कहता है। लेकिन उसमें देखो, कृष्णमूर्ति जी ने ऐसा बोला है, मैं उसको पूरी तरह से डिनाई तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरा थोड़ा सोचना अलग है, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा इसमें। केपी एस्ट्रोलॉजी बोलता है जो चीज घटना में, मतलब आपके जीवन में लिखा हुआ है, वो गारंटी के साथ होना ही होना, ठीक है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर कोई चीज आपको पता है कि ऐसा होगा, आप अपने कर्मों से उसको थोड़ा बहुत इफेक्टिव में चेंजेस कर सकते हो। मैं एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास एक दिन कंसल्टेशन के लिए आया, एक आंटी आई, उन्होंने उन्होंने ये बोला कि मेरे बेटे की शादी हुई है, ठीक है, और अभी घर पे थोड़ा टेंशन हो रहा है, बहू सही नहीं है। तो मैंने उनको ये बताया कि आंटी जी, आप अपने बेटे को कुछ मत बोलो, ठीक है, उनको आपको कुछ नहीं बोलना है, नहीं तो गड़बड़ होगी। तो कह रहे क्या क्या गड़बड़ होगी? मैंने कहा आप अपने मुंह से अपने बेटे को बोलोगे घर छोड़ के जाने के लिए, तो ये चीज आप मत बोलना। अब देखिए कि मैं ये कहूंगा कि फेट में ये लिखा है कि वो अपना अपने बेटे को बोलेंगे और वो बेटा घर छोड़ के चला जाएगा, तो मैंने उनको आगाह कर दिया, उनको मैंने बता दिया कि ऐसा आपको नहीं बोलना है। लेकिन फिर भी 3-4 महीने बाद मेरे पास फोन आया कि उन्होंने बताया कि बेटे मेरे से गलती हो गई, मेरे मुंह से मैंने बोल दिया और बेटा चला गया, क्या वो वापस आएगा? नहीं आएगा। तो यही चीज मैं आपको कहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी जो है, ये आपके सही गलत चीजों को पकड़ सकते हैं हम, और चीजें हमारे हाथ में होती है, हम कर्मों को कैसे चेंज करें। लोग रेमेडी के पीछे भागते हैं, मैं आपको ये कहता हूं कि अगर मेरे को पता चल जाए मेरी ये प्रॉब्लम चीज है, तो मैं उसको अपने कर्मों से ही सही कर सकता हूँ। मेहनत लगता है, बोलना बहुत आसान है, मैंने आपको बोला कि कल से आप ये कीजिए, बोलना बहुत आसान है, लेकिन प्लेनेट करने नहीं देते। बहुत टफ होता है ये। फिर मैंने जब केपी किया, केपी के बाद मुझे लगा कि इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ गैप है, कई चीजें मेरे को भरनी चाहिए। फिर मैंने लाल किताब में आया, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी भी करी। लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में एक चीज बहुत जबरदस्त है, जिससे आप ये पता लगा सकते हो आपका ये ग्रह अच्छा है या बुरा है, ठीक है, वो जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रॉब्लम निकालने के लिए लाल किताब बढ़िया है, और प्रॉपर प्रिडिक्शन के लिए, जिसके आपको गारंटी के साथ आप बोल सको कि ये मैंने बोल दिया तो होगा ही होगा, तो उसके लिए केपी बहुत बढ़िया है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी गहराई के लिए बहुत बढ़िया है। गहराई के लिए मतलब क्या है कि कोई भी इवेंट, कोई भी प्लेनेट, कोई भी हाउस को अच्छी तरह समझने के लिए जितना आप प्लेनेट को जानोगे, उतना ही बढ़िया तरीके से आप चीज को समझ पाओगे, ठीक है। तो इसलिए सारी एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है, लेकिन उसकी पूरी तरह से खिचड़ी नहीं बनानी है, ठीक है। हर चीज का एक दायरा है, उस दायरे में हमें चलना है, ठीक है। आज के सेशन में हम केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो केपी के बारे में हम समझेंगे, केपी ही हम कंसेंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो बीच बीच में मेरे को जो चीजें ऐड करनी होगी, जो टिप्स आप लोगों को बताना होगा, वो बिल्कुल मैं पूरी तरह से शेयर करूंगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को लगता है इसमें कोई आपका सवाल है, आप बिल्कुल अपना सवाल भी शेयर करें, ठीक है। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि आज के सेशन में मैं आप लोगों के सभी के चार्ट्स को देख के ये बताऊंगा कि क्या आप एस्ट्रोलॉजी करोगे या नहीं करोगे, एस्ट्रोलॉजर बनोगे या नहीं बनोगे, उससे पैसा आप अर्न करोगे नहीं करोगे, उसे एज अ प्रोफेशन लोगे या नहीं लोगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देखना है, ठीक है, जो कि सबके मन में सवाल होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और पीपीटी को खोलते हैं। तो इसमें लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है कि भाई हम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करें। देखो, सॉफ्टवेयर पे हमें ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि हम एनालिसिस खुद ही करेंगे। और सॉफ्टवेयर जो है वो आप केपी स्टार वन यूज करो, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मैं भी इसको यूज करता हूँ, हालांकि मेरे पास और भी सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन आप इस पे कंसंट्रेट करें, इस पे हर चीज हो सकती है जो चीज आप चाहो, ठीक है। तो हम इसी पे आज पूरे सेशन करेंगे। ओके, ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको?
बिल्कुल। हाँ, दिख रहा ओके है। ओके। यार साहब, म्यूट करने की जरूरत है क्या? म्यूट करूं या ऐसा ही रहने दूं? अगर आप लोग म्यूट कर लेंगे तो बेहतर है, जब सवाल पूछेंगे तो अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा हम केपी एस्ट्रोलॉजी बेसिक समझेंगे, क्योंकि देखो केपी एस्ट्रोलॉजी करने के लिए ये सोचिए एक क्रैश कोर्स है केपी का। रीजन मैं बताता हूँ क्यों। कि जब आप होरारी करोगे तो घटना तो हर हाउस की आ सकती है, तो आपको हर हाउस के बारे में समझना तो जरूरी है, जानना जरूरी है। तो इसलिए केपी बेसिक मेरे को कवर करना जरूरी है, क्योंकि आप जब तक प्रॉमिस नहीं निकाल पाओगे, आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा घर इंपॉर्टेंट है, कौन सा घर क्या मतलब कैसे चलता है, तो आप कर नहीं पाओगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें केपी को समझना जरूरी है, बेसिक को जानना जरूरी है। फिर हम हाउस सिग्निफिकेशन समझेंगे। हाउस सिग्निफिकेशन में क्या होता है कि कौन से घर में क्या मतलब घटना हम देखेंगे, ठीक है। फिर प्लैनेट सिग्निफिकेशन है, प्लैनेट के रिजल्ट और प्लैनेट क्या बोलता है वो हम एज अ चार्ट करेंगे, या कोई एग्जांपल मैं बताऊंगा तो उसमें हम चीजों को समझेंगे। प्लैनेट रिजल्ट कैसे आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम इसमें करेंगे। तो केपी होरारी क्या चीज है, उसी के ऊपर ये पूरा सेशन आधारित है। तो ये होरारी को हम समझेंगे। 249 नंबर, हम एक सीड नंबर लेते हैं जब केपी होरारी करते हैं। हम सबसे पहले बोलते हैं 1 से लेके 249 के बीच में आप सीड नंबर ले लीजिए, या कोई भी एक रैंडम नंबर हमें दीजिए। ये रैंडम नंबर लेने में कई बार गलती हो जाती है, वो गलतियों से कैसे बचना है वो भी मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मून, मून का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम इस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक है। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुरारी में, ठीक है। ये एक कंफ्यूजन करने वाला टॉपिक है, इस पे भी हमें पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। हाउस रोटेशन क्या सच में जरूरत है या नहीं, ठीक है। तो ये हम इस पे बात करेंगे कि हाउस रोटेशन सच में चाहिए नहीं चाहिए, कब यूज करना है, कितना यूज करना है, उसको भी जानना जरूरी है। फिर आखिर में जो एग्जैक्ट रिजल्ट आता है भाई, आंसर यस में है या नो में है, वो हम जानेंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल चार्ट लेंगे। एग्जाम्पल चार्ट मतलब मैं आप लोगों से ही कोई ना कोई सवाल लेंगे और उस पर बनाएंगे चार्ट, ठीक है, और उसी भी देखेंगे। तो रूलिंग प्लैनेट क्या है इस पे भी जानना जरूरी है, कि जब केपी कर रहे हैं तो रूलिंग प्लैनेट को जानना जरूरी है। और इसमें हम ये करेंगे कैसे हम डिसाइड करें यस नो रूलिंग प्लैनेट के हेल्प से। इसको मैं थोड़ा स्किप करता हूं, इसमें हम बाद में आएंगे, ठीक है। देखो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम राशि चार्ट को महत्व देते हैं, और यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी में हम भाव चलित चार्ट को महत्व देते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। अब जैसे इसी टाइम का हम चार्ट बना लेते हैं, करंट चार्ट। ये करंट टाइम का चार्ट बन गया, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे 3 चार्ट है, ठीक है। केपी एस्ट्रोलॉजी करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 चार्ट चाहिए। एक है राशि चार्ट, दूसरा है भाव चलित चार्ट। ये राशि चार्ट है, ये भाव चलित चार्ट है, ठीक है। इन दोनों चार्ट को ही आपको यूज करना है, और कोई भी सिंगल चार्ट आपको नहीं चाहिए। अगर आपको फ्यूचर में चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट चार्ट चाहिए, इसके अलावा और कोई चार्ट नहीं चाहिए। लेकिन ट्रांजिट चार्ट को अभी हम हटा देते हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ केपी के लिए राशि और भाव चलित चार्ट को फोकस करेंगे, ठीक है। तो आप ये समझे कि ये दोनों चार्ट ही कास्ट करने के लिए आपके लिए बहुत है केपी एस्ट्रोलॉजी में, और कुछ नहीं चाहिए। इतना हमें दिमाग में बिठा लेना है। ओके। अब हाउस के बारे में समझते हैं। देखिए हमारे पास हमें पता है कि स्टाइल ऑफ चार्ट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब मुझे इतना यकीन है कि आप लोगों को एटलीस्ट ये तो पता है कि कितने तरह के स्टाइल के चार्ट्स होते हैं, ठीक है।
मैं हितेश जी के ना पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, माइक नहीं है। तो हितेश जी, आपको अगर कोई सवाल होगा तो आप मेरे को यहाँ पे चैट पे आप पूछ लेना, ठीक है। तो मैं बीच बीच में देखता रहूंगा। और बाकी आप लोगों को भी अगर कोई चैट दिखे तो मेरे को आप बोल सकते हैं, क्योंकि हितेश जी के पास माइक नहीं है, ठीक है। मैं बाई चांस अगर कोई आ जाता है तो चार्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास इतने, आप लोगों को पता होगा कि मल्टीपल टाइप्स के चार्ट होते हैं। और ये एक नॉर्थ इंडियन चार्ट है जिसको डायमंड चार्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें पहला घर जो है वो फर्स्ट हाउस है, ठीक है। हम इसको ऐसे काउंट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इनको काउंट करते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये जो है लियो राशि है, ठीक है। अब मैं इस चार्ट में एक चीज ये बताऊंगा आप लोगों को। सोचिए आपके पास कोई चार्ट लेके आ गया। अब आप लोगों से ये पूछता है कि अपने बारे में पूछता है, तो उसके स्वभाव के लिए हम उसके लगन को देखेंगे, ठीक है ना। अगर वो अपनी माता के लिए पूछता है तो हम चौथे घर को देखते हैं। फादर के लिए पूछता है तो नौवे घर को देखते हैं, 9th हाउस को। कई लोग 10th हाउस को भी फादर का हाउस मानते हैं, लेकिन हम उस मकसद में नहीं जाएंगे। हम नौवे को मानते हैं, नौवे को लेके ही चलेंगे। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे तो सिर्फ यही रिलेशन नहीं है, बहुत सारे और भी रिलेशन है। तो हाउस से उन रिलेशन को समझना और जानना भी जरूरी है। तो अगर मैं बताऊं कि मैं एक ही चार्ट से आपके पूरे फैमिली के बारे में बता सकता हूँ, फैमिली मेंबर्स के बारे में बता सकता हूँ, यही नहीं आपके दोस्तों के बारे में बता सकता हूँ, तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इस चार्ट से हम ये समझते हैं कि आपके फैमिली रिलेशन और ये सारे हमें देखने कैसे हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं। पहला घर आपको पता है कि आप खुद है, ठीक है। मतलब जो भी नेटिव है वो खुद है, जो भी आपके पास आया है उसका पहला घर वो खुद है। दूसरा घर क्या होता है? दूसरा घर फैमिली का होता है। अगर उसके फैमिली के बारे में, मतलब जिसका जो घर है, तो वो कैसा है क्या नहीं है, वो आप दूसरे घर से आप बता सकते हैं, है ना। तीसरा घर हमें पता है कि छोटे भाई बहन का है। तो ऐसा क्यों होता है? छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन 11th हाउस, ऐसा क्यों है? तो इसमें आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे एक मेथड चलता है मल्टीपल का। हर तीसरा घर मल्टीपल के तरह काम करता है, वो मैं भी एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन इसको हर जगह नहीं लगाना है। जहां जहां मैं बोलूंगा वहां वहां लगाना है। जैसे ये आप हैं, आप से तीसरा जो है आप में एडिशन हुए, मतलब 1 2 3 थर्ड हाउस, थर्ड हाउस आप में एडिशन हुए तो आपके छोटे भाई बहन। 11th हाउस से तीसरा आप हैं तो आपके बड़े भाई बहन में आप ऐड हुए। ये समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बराबर। सबको क्लियर है? सब समझ पा रहे हैं इसको? हाँ बिल्कुल बराबर। दोबारा बताता हूं। जैसे फर्स्ट हाउस आप हैं, इससे थर्ड हाउस हमेशा मल्टीपल करता है। जैसे ये फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, ठीक है, ये फैमिली है। इससे तीसरा जॉइंट फैमिली है, क्योंकि फैमिली को मल्टीपल कर दिया इसने। ये अगर फैमिली है, इससे तीसरा 1 2 3 4 हाउस इज जॉइंट फैमिली। वैसे ही आपसे तीसरा आपके छोटे भाई बहन, मतलब आप में एडिशन हुए। 11th हाउस से तीसरा आप में एडिशन हुए। अब जैसे मैं इसको दोबारा घुमा दूं कि चौथा हाउस तो प्रॉपर्टी है और मल्टीपल प्रॉपर्टी छठा हाउस है। करेक्ट। छठा हाउस अगर डिजीज है तो मल्टीपल डिजीज 8वां घर है। बराबर। सॉरी जी, थोड़ा हिंदी में बोले। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर चौथा घर प्रॉपर्टी है, मतलब आप मकान वाहन की अगर बात करते हैं, तो उससे तीसरा घर जो है वो उसको मल्टीपल कर देता है, मतलब उससे ज्यादा कर देता है, एक से ज्यादा, मतलब इसमें ऐड हो जाएगा। मतलब आपके पास अगर एक मकान है तो वो अगर मल्टीपल मकान है, मतलब एक से ज्यादा है, तो वो छठा घर उसमें ऐड हो जाएगा। वो हम बताएंगे कैसे होगा जब चौथे घर करेंगे।
मतलब आपको ये समझना है, जो इसके तीसरा घर होता है ये इसमें ऐड कर देता है। ठीक है। अब जैसे देखिए ये डिजीज है, डिजीज मतलब क्या, रोग, रोग है, किसी तरह का रोग है, छठा घर। तो छठे घर अगर रोग है तो आठवां घर बहुत सारे रोग है, मतलब इन रोगों में एडिशन ही कर देगा। या आठवें घर को आप ये भी कह सकते हैं आठवां घर लंबा रोग है, मतलब लॉन्ग टाइम चलने वाला। ठीक है। तो ऐसे ही अगर पांचवा घर आपके बच्चे हैं तो फर्स्ट चाइल्ड इज फिफ्थ हाउस, मतलब पहला बच्चा जो पांचवा घर है, तो दूसरा बच्चा केपी में सातवां घर को माना जाता है, 1 2 3। तीसरा बच्चा देखना है, यहां से दोबारा 3 काउंट करें तो नौवां घर आ जाता है, 1 2 3। चौथा बच्चा देखना है, फिर यहां से तीसरा काउंट करें तो 11वां घर हो जाता है। ऐसे आप घुमाते जा सकते हैं, लेकिन आज सर तक तो दो हमारे दो हैं, तो आप सातवें तक रुक सकते हैं। सर एजुकेशन में अगर हम फिफ्थ हाउस लेते हैं तो उसको सेवंथ गिनना है या फिर नाइन्थ हाउस गिनना? एजुकेशन फोर्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस नहीं है। ओके। एजुकेशन फोर्थ हाउस अभी हम बात करेंगे, अभी मैं हाँ। प्रॉपर सिग्निफिकेशंस बताऊंगा। अभी बिल्कुल। अभी मैं सिर्फ आपको रिलेशंस बता रहा हूं, ठीक है। तो आप समझे, छोटे भाई बहन तीसरा घर, चौथा माता, पांचवा आपके, पांचवा हो गया क्या, आपके बच्चे। ठीक है। छठा घर आपके सर्वेंट, मतलब आपके घर में जो काम करते हैं, वो छठा घर हो गया। आपके एम्प्लॉय, वो छठा घर हो गए। आपके आपके घर में जो किराएदार रहता है, टेनेंट, वो छठा घर हो गया। आपके घर में पेट रहता है, वो छठा घर हो गया। पेट मतलब क्या, जो पालतू जानवर, वो छठा घर हो गया। ठीक है। आपके साथ जो काम करते हैं ऑफिस में, वो भी छठा घर। अगर आपका घर चौथा है और टेनेंट छठा घर है, तो टेनेंट का घर नौवां घर बनता है, यहां से चौथा। अच्छा। ठीक है। अगर ये टेनेंट है, मतलब जो किराएदार है, किराएदार का चौथा घर उसका घर है, 1 2 3 4, इसका मतलब नौवां घर जो किराएदार है उसका घर है। ठीक है। जैसे कोई सवाल आता है किराएदार खाली करेगा नहीं करेगा, तो ऐसे करके देखना है छठे घर से। ठीक है। सातवां घर जो है हमारी स्पाउस है, जिससे हमें शादी करते हैं, है ना। और सातवां घर हमारा बिजनेस पार्टनर भी है, सातवां घर कस्टमर भी है। ठीक है। अभी हम और डिटेल में करेंगे इनको। आठवां घर क्या है, आठवां घर बाई जनरली हम ससुराल को मानते हैं। ठीक है। आठवां घर ससुराल है। नाइन्थ हाउस पिता का है, गुरु का है, रिलीजन का है। 10वां घर जो है, जो एम्प्लॉयर है, जहां आप नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट है, कोई अथॉरिटी वाली जगह है, या कोई गांव में जो मुखिया है, वो भी 10वां घर है, जो अथॉरिटी को होल्ड करता है। 11वां घर आपके दोस्त है, 11वां घर आपके दोस्त है। अगर मैं कहूं 11वां दोस्त है, ये आप है, 12वां घर तो लॉस करता है, तो 12वां घर सीक्रेट एनिमी है, जो छुपा हुआ शत्रु है, 12वां घर है, जो हमारे पीठ पीछे से वार करता है। और छुपे हुए जो शत्रु होता है, उससे बचने के लिए आपको दोस्त की मदद चाहिए होती। तो इसमें केपी एस्ट्रोलॉजी में एक और चीज होती है कि जैसे ये हम नेटिव हैं, जैसे ये पहला घर है, उससे 12वां हमेशा उसको नुकसान करता है। ठीक है। मतलब फर्स्ट हाउस का लॉस, मतलब मेरा लॉस या हमारा लॉस 12वां घर है। तो 12वां घर अगर सीक्रेट एनिमी है, जो छुपा हुआ शत्रु है, उसको रोकने के लिए उसका 12वां 11वां बनता है। तो इसलिए हमारे दोस्त जो हैं हमें मदद करते हैं सीक्रेट एनिमी से बाहर निकालने के लिए। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड हाउस को बोलूं कि फैमिली, जैसे हम बात कर रहे थे हस्बैंड वाइफ और बच्चे, ये फैमिली है। फर्स्ट हाउस उसको डिनाई करता है, फर्स्ट हाउस इसलिए बैचलर भी माना जाता है। अगर मैं कहूं चौथा घर माता है और माता के भाई 1 2 3, मतलब छठा घर मामा है, इसलिए छठा घर मामा बोला जाता है। छोटे छोटे मामा छठा घर हो गया। और सेकेंड हाउस
बड़े मामा। अब माता के पिता निकालना है तो क्या हुआ, माता से 9वां देखे, 7, 8, 9, 12th हाउस। अगर पिता के माता देखनी है तो पिता से चौथा देखें, 1, 2, 3, 4, 12th हाउस। पिता के बड़े भाई, तो इसका मतलब ये अगर लगन है पिताजी का तो उससे पीछे उल्टा जाना है, तीसरे 11वां घर ये बनता है ना पिताजी का, तो 7th हाउस। ऐसे ही चार्ट को आपको घुमाना है। आप जैसे कोई भी एक रिश्ता बोले, मैं निकाल के बताता हूं कौन से घर से देखना है, आप पूछिए। गिरीश जी आप पूछिए, कोई भी एक बताइए मेरे को। ताऊ जी का घर तो 11वां देखेंगे ना, सप्तम भाव। छोटे इसका मतलब पिताजी के छोटे भाई को कैसे देखेंगे? पिताजी के चाचा जी छोटे को, भाई चाचा जी। को देखना है, पिताजी से तीसरा गिनना है, 11वां घर। अच्छा 11वां। बराबर है। जी सर। और पूछिए, सोचिए कि आपके मौसी, बच्चे की मौसी का बीवी। घर, हाँ जी, मौसी का घर, पड़ोसी। मौसी मौसी। मौसी, मौसी मतलब हो गए आपके पिताजी के आपके नहीं, माताजी के बहन। हाँ वो छोटी है या बड़ी? छोटी। छोटी है तो छठा घर, बड़ी है तो दूसरा घर। दूसरा है। बड़ी है। और सर फ्रेंड्स को कौन से घर से देखते हैं? फ्रेंड्स इज 11th हाउस, फ्रेंड्स इज 11th हाउस। ओके नेबर इज 3rd हाउस, ओके, एंड कजन टेनेंट कोई इज भी 6th कजन, हाउस ना? हाँ कोई भी हाँ कजन इज 3rd हाउस, ओके थर्ड हाउस कजिन। एनी कजन इज 3rd हाउस। मतलब कोई भी कजन को हिंदी में क्या कहते हैं? चचेरी बहन। हाँ कोई भी मतलब रिश्ता हुआ, जिसे हम भाई कहते हैं, बहन कहते हैं, जैसे भी, वो तीसरा घर, इसको आपको डायरेक्ट नहीं पता है, ठीक है। नेबर जो है वो तीसरा घर है। तो आप ये पकड़ लो कि इस चार्ट से हमें हर चीज देखनी है, आपको सर ये सर मन में। हाँ जी सर ये बताइए। अगर फ्रेंड्स बोलते हैं, अगर फ्रेंड्स के बारे में देखना है तो कोई भी फ्रेंड्स से एक सेम सिमिलर आएगा। यही तो बात है, उस टाइम आप होरारी कर लो। अच्छा ओके। अगर स्पेसिफिक आपके मन में सवाल आया इसी वक्त, हाँ उस टाइम आप होरारी कर लो। अच्छा, बाकी इसलिए अदरवाइज होरारी important है। कॉमन इधर से देख सकते हैं। हाँ, वैसे जनरल कोई आपके पास आया, वो पूछना चाहता है कि मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, तो आप उसके लगन और उसके दोस्त के लगन को मैच करें। अगर उसके चार्ट नहीं है तो क्या बराबर उस दोस्त के साथ उसकी बनेगी नहीं बनेगी? सब बोलते हैं 7th हाउस पार्टनरशिप का है, मैं भी मानता हूं पार्टनरशिप का 7th हाउस है, लेकिन जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हो, क्या उसका लगन और आपका लगन मैच करता है? आपकी बुद्धि और उसकी बुद्धि मैच करती है नहीं करती? दोनों की राशि एक दूसरे से मैच कर रही है नहीं कर रही? वो चेक कर लो। ये लियो है जो सूर्य ऑन करता है, और ये बुध है, क्या दोनों की बनेगी? बन जाएगी। बन जाएगी। तो मतलब नेटिव मैच करना है ना, एसेंडेंट मैच देखो करना मैं तो आपको तरीके बताऊंगा, है। ये अच्छा आप यूज कर सकते हो। बराबर। एस्ट्रोलॉजी कोई भी टेक्निक आप यूज करो, ईमानदारी से करो, रिजल्ट पूरी तरह से आएगा। ईमानदारी बहुत जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी तो यूज ये करने के लिए ओपोनेंट, आपको दिल साफ करके यूज करना हाँ है। सर, 100% आप देखोगे कि एकदम आप जो बोल रहे हो वैसे का वैसा ही हो रहा है, ठीक है। या सो ओपोनेंट को देखना है तो भी 7th देख सकते हैं ना? पार्टनर है जैसा ओपोनेंट इज ओपोनेंट आल्सो भी। 7th हाउस। अच्छा ओपोनेंट इज 7th ओके। हाउस। मतलब क्या हाँ है एंड आप, एनिमी 12th है। हाँ 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 एनिमी देखो, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो 7th हाँ हाउस हमारे दुनिया में जिससे भी हम बात कर रहे हैं, हमारे सामने वाला 7th हाउस है, ठीक है, ये चीज हमें ध्यान देना है। हम्म, और हम्म, हमारे साथ हमारे लाइफ में कोई भी कंपिटिटिवनेस आ रही है, जैसे कि हाँ आप कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, वो भी 7वां घर है, तो हाँ ओपन एनिमी इज 7th हाउस। ओके 7th हाउस इज ऑल्सो ओपन एनिमी, मतलब मेरे सामने जिससे मेरे का कंपटीशन हो रहा है वो 7th हाउस है। हम्म, इसलिए केपी में छठा घर बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि ओपन एनिमी का लॉस करने वाला घर छठा है, जो कि हमारा लाभ करता है। हम्म, बराबर।
ठीक है, ये ओपन एनिमी है और ये सीक्रेट एनिमी है। ओके तो सेवेंथ हाउस आप ओपन एनिमी समझे, सेवेंथ हाउस एक और चीज में लॉस करता है, वो है सेवेंथ हाउस को हम चोर भी कहते हैं। थीफ इज ऑल्सो सेवेंथ हाउस, ठीक है। गॉट इट या तो रिलेशंस को समझना जरूरी है। फर्स्ट हाउस मैं क्विकली रिपीट करता हूँ, फर्स्ट हाउस हम खुद हैं, सेकेंड हाउस हमारी फैमिली है, थर्ड हाउस हमने बताया कि छोटे भाई बहन, कजन, नेबर, ये थर्ड हाउस में आ जाते हैं। चौथा घर माता है, फिफ्थ हाउस हमारे बच्चे हैं, सिक्स्थ हाउस सर्वेंट है, पेट है, हमारे कलीग्स हैं, सेवेंथ हाउस ओपन एनिमी है, स्पाउस है, बिजनेस पार्टनर है, कस्टमर है, एट्थ हाउस हमारा ससुराल है, नौवां घर पिता का है, गुरु का है, टेंथ हाउस कोई भी अथॉरिटी वाली चीज है, गवर्नमेंट हो गया या कोई भी जो हेड है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बॉस, डायरेक्टर, ये सारे टेंथ हाउस आ जाते हैं। 11th हाउस इज फ्रेंड्स, ठीक है। 12th हाउस इज सीक्रेट एनिमी। तो ये ओवरऑल आपको थोड़ा मेमोराइज करके रखना है, तो करते करते आपको दिमाग में बैठ जाएगा। अगर कोई पूछता है कि भाई मेरे बेटे की बीवी कैसी आएगी, आपके चार्ट से ही देखना है, तो आप देखोगे कि भाई आपका फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड ये है, तो उसका 7th हाउस, तो 11वां घर। तो आप 11वें घर को एनालाइज करोगे और बोलोगे कि आपके बेटे की बीवी तो ऐसी आएगी, और गारंटी के साथ बताता हूँ वो सेम टू सेम मैच करेगा। अच्छा, आज आप इस सेशन के बाद करके देखना, ठीक है। तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगी चीज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसमें हम थोड़े डिटेल में जाते हैं, फर्स्ट हाउस और क्या कहते। अब देखो क्या होता है कि हमारे लाइफ में बहुत सारे एक्टिविटीज होती है, लाखों में, करोड़ों में, लेकिन सारी एक्टिविटीज को हम हाउस से तो सबको कवर कर नहीं सकते। हो भी सकता है कि सारी चीजें मेरे को भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, तो जितनी हम कवर कर सकते हैं वो चीजें मैं इसमें डाल दिया है, वो चीजें हम डिस्कस करते हैं।